बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और क्लास है डी कम पार्ट 2। आज हम देखेंगे कि डी कम पार्ट 2 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो कौन से अहम चैप्टर्स हैं जिनको तैयार करके आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। इन चैप्टर्स में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में हम ये देखते हैं कि जो कंपनियां, जो कारोबार मैन्युफैक्चरिंग है, जो चीज़ें बनाते हैं, जो बना के उनको सेल आउट करते हैं, उनके अकाउंट्स को कैसे लिखा जाएगा। इसमें सबसे पहले हम कंप्यूट करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को। सबसे अहम चीज़, किसी चीज़ को बनाने में मटेरियल सबसे अहम हिस्सा लेता है और इसमें भी डायरेक्ट मटेरियल यानी वो चीज़, खाम माल जिससे चीज़ बनती है, उसकी कॉस्ट को हम कैसे निकालेंगे। आप किसी भी कारोबार के मुनाफा सिर्फ उस सूरत में मालूम कर सकते हैं जब आपको पता हो कि इसके ऊपर लागत कितनी आई है, और ये लागत आपको पता चलती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मालूम करने से। इसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की कैसे बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताती है कि नफ़ा हुआ है या नुकसान हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, इसमें से एक सवाल आपको आएगा। उसके बाद आता है मटेरियल कॉस्टिंग मेथड्स। मटेरियल, जो मटेरियल इस्तेमाल होता है फैक्ट्रीज़ में, कारोबार में, बिज़नेस में, उस मटेरियल को लिखना, कंट्रोल करना और उसको मेंटेन करना, ये किस तरीके से होता है। इसमें मुख्तलिफ़ तरीके आते हैं। मटेरियल लेजर कॉस्ट है, ये मटेरियल लेजर कार्ड्स हैं आपके पास, और ये लेजर कार्ड्स मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जिनमें फाइफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लाइफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और एवरेज कॉस्ट मेथड है आपके पास। ये तीन तरीक़ों से मटेरियल कॉस्टिंग होती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के जो माल पहले आया उसको पहले इशू किया जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट जो सबसे आखिर पे आया उसको सबसे पहले इशू किया जाएगा, और एवरेज जिसमें इसकी एवरेज प्राइस निकाल के उसके मुताबिक मटेरियल को इशू किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में से भी ऐसे इदारे जो कि ट्रेडिंग नहीं करते बल्कि सिर्फ फलाही कामों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें भी रकम आती है और एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। इन सब को मेंटेन करना, ये अकाउंट्स को लिखना, ये भी एक अलहदा शोबा है। तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ये सिखाया जाएगा कि जो कारोबार नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स पे चलते हैं, इनको आप कैसे में इनके अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करेंगे। इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कि कितने कैश आया, कितना कैश गया, इसको लिखा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाए जाते हैं कि हमारे इसमें से आमदनी कितनी थी, हमारा खर्चा कितना, और इसके बाद हमारे पास सरप्लस अमाउंट या हमारे पास डेफिसिट अमाउंट कितनी बची है, उसके हिसाब से फिर हम अगली प्लानिंग करते हैं। ये तीन चैप्टर हो गए। इन तीनों में से आपको एक एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आ गया कि पार्टनरशिप जो चल रहा है, जो एक या दो से ज़्यादा लोग मिल के जिस कारोबार को बनाते हैं, चलाते हैं, करते हैं, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। इस पार्टनरशिप में जो नफ़ा या नुकसान होगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में। इसके बाद फिर जो अगला चैप्टर आता है वो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये भी पार्टनरशिप का एक चैप्टर है कि अगर चलते कारोबार में एक नया शख्स एडमिट होता है, एक नया कारोबार में एक नया पार्टनर, एक नया हिस्सेदार आता है, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। तीसरा चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर कि अगर कारोबार में से कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, अपने कारोबार में से अपना हिस्सा लेके अलहदा हो जाता है, मज़ीद उसका हिस्सा नहीं रहना चाहता, या चलते कारोबार में से कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसके अकाउंट को हम कैसे मेंटेन करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को ख़त्म कैसे किया जाएगा। अगर पार्टनर इस बात पे तैयार हैं कि हम पार्टनरशिप को डिज़ोल्व कर दें, इसको ख़त्म कर दें, तो उसके अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे। आप इस चीज़ में ज़हन में रखिएगा यहाँ पर कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसमें से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है। लेकिन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये वो चैप्टर है जिसमें से बहुत बहुत कम क्वेश्चन आता है। तो आपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर प्रॉफिट और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इन तीन चैप्टर्स को आपने ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है। बाकी ये रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर जो है, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके बाद अगला चैप्टर जो हमारे पास आता है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी की फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस का चैप्टर है। इसमें से न्यूमेरिकल कोई नहीं आता। इसके बाद अगला जो है
वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें सिखाया जाएगा कि कंपनी अपने शेयर्स को कैसे इशू करती है और डिबेंचर्स को कैसे इशू करती है। इसमें से क्वेश्चन आने का चांस आपको है। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी 3 है, जिसमें डिविडेंड एंड बोनस पे बात होगी कि कंपनी अपना डिविडेंड कैसे देती है या बोनस जो है वो कैसे देती है। फिर चौथा चैप्टर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। आपने देखा 4 चैप्टर थे आपके पास पार्टनरशिप के और 4 ही चैप्टर्स हैं आपके पास जॉइंट स्टॉक कंपनी के, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो इसमें आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो अगर आप देखें तो ये आपके पास जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें से सिर्फ क्वेश्चन आएंगे आपके पास, शॉर्ट आंसर्स आएंगे। ये जो है इशुएंस ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, इसमें से एक न्यूमेरिकल आ सकता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो आपके पास हैं ये फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स आएंगे, क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। डिविडेंड एंड बोनस में से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि इसमें से सिर्फ शॉर्ट आंसर्स आने की तवक्को है। तो आपने इन चैप्टर्स को इस तरीके से अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है इस लिहाज से। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर्स आते हैं वो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है। डेप्रिसिएशन के जब एसेट्स कारोबार में आते हैं, असास से जो लॉन्ग लाइफ एसेट्स होते हैं, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगती है, इनकी कीमत कम होती है। ये कीमत जो है वो कम कैसे होगी, इनका डिफरेंट मेथड्स क्या हैं डेप्रिसिएट करने के, कारोबार में एसेट्स को डेप्रिसिएट करने के मुख्तलिफ मेथड्स क्या हैं, ये सारे इसमें आते हैं। और इसमें से मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पास डेप्रिसिएशन है, ये चैप्टर, इसमें से एक लाजमी क्वेश्चन आपको आएगा। छोटा सा क्वेश्चन होता है, इसको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिखाए जाते हैं। इसमें से क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, बहुत कम शॉर्ट आंसर्स और बहुत कम इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसमें सिखाया जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कितनी किस्म के होते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट क्या होता है इनका, इनके कॉन्टेंट्स क्या होते हैं, और बैलेंस शीट इनकी कैसे बनाई जाती है। इसके बाद फिर अगला चैप्टर जो है वो है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, के कारोबार में जो कैश आता है और कैश जाता है उसका एक फ़्लो बनाया जाता है कि कैसे कैश आया और कैसे कैश कारोबार से गया, और इसकी एक स्टेटमेंट पूरी तैयार की जाती है। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नंबर 7 है। तो इसके ऊपर भी एक चैप्टर है, लेकिन इसमें से भी आपको क्वेश्चन बहुत कम आएगा, बल्कि आज तक क्वेश्चन इसमें से देखा नहीं गया। शॉर्ट आंसर शायद कुछ 1 या 2 शॉर्ट आंसर आ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल इसमें से नहीं होता। इसमें बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के कैसे इसको बनाया जाएगा। तो ये सारे वो चैप्टर्स थे जो आपके सामने आए, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस किस में से क्वेश्चन आ सकता है और किस में से नहीं आ सकता। अब इन क्वेश्चन में से, इन चैप्टर्स में से शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे और किस तरीके से आएंगे और उनका क्राइटेरिया और पैरामीटर्स क्या होंगे, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे।